आज जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ टीसीएस कंपनी का कर रहा हूँ इस वीडियो में। और ये जो टीसीएस कंपनी है इसका ये किस फील्ड में काम करती है, क्या है, क्या चैलेंजेस फेस करने वाले, इन सब के बारे में बात करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं लाइक वेरी स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसके अकाउंट डिलेज या फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखना चाहते हैं तो आप उसकी वेबसाइट पर जाके उसके डाउनलोड कर सकते हैं एंड रिलेटिवली उसके बारे में काफ़ी कम्पिटेटिवली लिखा हुआ है। लेकिन जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो उसकी ओवरऑल एनालिसिस कर रहा हूँ कि उसके चैलेंजेस क्या होंगे, वो किस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्या क्या है, तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपकी एटलीस्ट बेसिक ग्रिप हो जाए इस एनालिसिस में कि वो क्या है, क्या नहीं है, क्या कर रही है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके वो क्या चीज़ें फेस करेंगे कॉम्पिटिटिव्स, उस चीज़ के बारे में बात करूँगा इस वीडियो में। तो पहले ये जो कंपनी है टीसीएस, ये टाटा ग्रुप की अंडर आती है। ये वन ऑफ द सिस्टर कंपनीज है, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है इन टाटा अम्ब्रेला के अंदर। ये एक है कंपनी जो आईटी सेक्टर को कैटर करती है, आईटी सेक्टर को कैटर करती है। और ये बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, हैव सेड दैट कि 1968 में फाउंडेड हुई थी एंड ये एक सिग्निफिकेंट जायंट प्लेयर है इन ग्लोबल डोमेन जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये किस सर्विस पे काम करते हैं? पहली चीज़, ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तीसरा, इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एक होता है कि मान लो आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, आपको एक प्रोजेक्ट करना है, तो वो इनका आउटसोर्स हो जाता है। कोई भी चीज़ है तो ये एक पर्टिकुलर डोमेन में नहीं, आईटी के अंदर ही डिफरेंट डोमेन्स हैं जिनके अंदर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनका रिस्क एपेटाइट जो है, जो आप एक कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क का काफ़ी रिड्यूस हो जाता है इस वजह से, इस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। एंड ये जो है ये कैटर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत सी इंडस्ट्री में उसके सिवा कैटर ऑल्सो करता है, जैसे रिटेल, फाइनेंस, सर्विसेज, बैंकिंग के सॉफ्टवेयर, इन सब में भी देखते हैं। और दूसरे इमर्जिंग सेक्टर्स जो हैं उसमें भी अपनी पावर फैला रहे हैं ताकि इनकी ऑलरेडी प्रेजेंस रहें। लेकिन इनके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं? तो अगर आप कॉम्पिटिटर पूछेंगे तो सबसे पहले तो अपने नारायण मूर्ति साहब का आ जाता है इन्फोसिस, उसके बाद आ जाता है विप्रो, एसेंचर और बहुत से हैं एक्स वाई जेड में आप डालिए, आपको कंपनीज के आ जाएंगे, सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। क्योंकि जब ये निकलते हैं, बिड्स निकलती हैं, तो हर कंपनी उसमें बिड करती है। जो सबसे अच्छा बिड करेगी और सबसे ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी कम से कम कीमत पे, वो बिड जीतती हैं। और ऑब्वियसली उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी मैटर करता है इस चीज़ में। इसी के लिए कितने लोग पूछते हैं यार कि बोलते हैं कि आईटी सेक्टर में पैसे क्यों नहीं बढ़ते? भाई उसमें कंपटीशन है। एंड ऑफ डे कौन, एक तो ये भी है कि लेबर इंसेंटिव तो नहीं उतना जैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन हाँ इसमें ये चीज़ होती है कि अगर कंपनी किसी प्रोजेक्ट के लिए बिड कर रही है तो उसके लिए उसको सबसे रिलेटिव कम भी बिड करना, ऊपर से सबसे बड़ी बात ये होती है कि कितने बार वो बंदों को बेंच पे रखती है। बेंच में भले उनको कुछ ना देगी, सैलरी तो दे ही रही है बेसिक, तो वो भी उनको अफोर्ड करना होता है। तो लॉन्ग टर्म जो जेनिटेट होती है, उनको जो अपना रिजर्व कैश रखना होता है, वो भी आपको समझ के लेना पड़ेगा कि क्यों है। एंड ऑफ डे अगर आपको स्टार्टिंग में जॉब चाहिए तो आपको कहीं पे भी पैर तो घिसना ही है। बिना पैर घिसे तो आपको कहीं पे भी कुछ नहीं मिलेगा, एटलीस्ट इंडिया में। तो उस चीज़ को देखते हुए यार वो चीज़ में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है आईटी, जो अपनी टीसीएस है, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया। अगर आप कंपेयर करें तो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद इन्फोसिस जहाँ तक है, लेकिन टीसीएस सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आप अगर निफ्टी आईटी भी देखें तो ये उसमें सबसे पहला नाम इसी का आएगा। तो ये है। अब इसमें जब इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं तो ये लोग कहाँ एक्चुअली इनका जो आप बैकलैगिंग कह लें, इनको जो चैलेंजेस होते हैं वो क्या है? तो ग्लोबल रिसर्च एंड स्केल। दूसरा, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, जो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि आपको मान लीजिए सबसे लोएस्ट बिट करना है। ऐसा तो नहीं है कि
आप अगर यूरोप में अगर कोई बंदा 10 रुपये में काम करवा रहा है फॉर एग्जाम्पल अपने वहाँ के बंदे से, तो वो 10 रुपये दे के इंडिया में क्यों आउटसोर्स करेगा? सीधी सी बात है ना, उससे कम में ही करेगा। तो और उसमें ये नहीं है खाली टीसीएस, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बिडिंग डाल रही हैं। तो जो सबसे अच्छा बिड डालेगा वो है, वो जीतेगा। तो कॉम्पिटिव कॉस्ट कॉम्पिटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। टेक्नोलॉजी जो होता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, वो भी एक है कि टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। कोई एक आपकी लेगेसी अगर चली आ रही है जिसको कंपनीज यूज़ कर रही हैं वो बात अलग है, लेकिन इतनी ज़्यादा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आया कि उन्हें भी अपनी चीज़ें चेंज करनी। उसी के साथ इनका दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है तो उन्हें टैलेंट एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट में सबसे बड़ा रिस्क होता है कि भाई कंपनी के बंदे तो छोड़ के नहीं जा रहे, उन्हें मैनेज कैसे करें, मैनेजमेंट कैसे देखें। क्योंकि ऑब्वियसली जो बंदा ज्वाइन हो रहा है, जिसने न्यू टेक्नोलॉजी सीखी, उस पर काम कर लिया, ऑब्वियसली वो ज़्यादा पैसा दिखेगा। तो वो एट रेट मतलब बाहर निकल जाएगा, और उसे विद इन द कंपनी में अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, उसकी स्केबिलिटी नहीं दिखाई देगी, तो वो बाहर निकलेगा। तो वो भी उनके लिए एक रिस्क होता है। एंड क्लाइंट बेस एंड रिलेशनशिप, तो ऑब्वियसली इनका क्लाइंट बेस काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन और रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे हैं बाकी कंपनी से, लेकिन हमें ये एक रिस्क फैक्टर में आता ही है कि कहीं कोई एक क्लाइंट चला गया तो उसकी वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चला जाता है, ये भी होता है। अब इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर ओवरऑल बात करेंगे। नंबर्स आप इनके इससे जाके चेक कर सकते हैं कि उनके नंबर्स कैसे हैं, लेकिन मैं जो नंबर्स गो थ्रू रहा हूँ, अभी मेरे पास उसकी कॉपी नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो के साइड में आगे से लगा दूंगा, उनके जो ये होती है रेवेन्यू की डिटेल्स साइड में लगा दूंगा, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन आप जब ओवरऑल पढ़ेंगे तो ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग आपका ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है, बेटर है रिलेटिवली जब कंपेयर करेंगे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। प्रॉफिटेबल है, अपना हेल्दी मार्जिन मेंटेन करके चलते हैं ये लोग। कैश फ्लो इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, और कैश रिजर्व्स भी है इनके पास। ये सबसे बड़ी खूबी है इस कंपनी के पास। मार्केट कैपिटलाइजेशन का अच्छा है, और सबसे बड़ी बात ये टाइम टू टाइम एटलीस्ट 4 टाइम्स ए ईयर, मतलब हर क्वार्टर में, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ अमाउंट पर डिविडेंड रिलीज करते ही करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। तो ये इनमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं। इनकी स्ट्रेंथ क्या है बेसिकली, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ किसी भी कंपनी की मार्केट में उसका नाम और रेपुटेशन होता है। आप मान लीजिए पहले जब मैंने जो देखा इन्फोसिस का काफ़ी अच्छा नाम था, अब ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली राइट नाउ, बट अभी जो टीसीएस का वो कभी भी उनका ब्रांड का नाम बहुत अच्छा है, वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। बाकी सब भी, इन्फोसिस भी एक अच्छी कंपनी है जो रिकग्नाइज होती है, उनका काफ़ी अच्छा नाम है। लेकिन हाँ, टीसीएस फार बेटर, उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मार्केट में उनके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि उनका नाम चलता है। लार्ज स्केल लार्ज एंड स्केल वर्कर, तो उनके पास हमेशा, आप किसी भी टीसीएस के एम्प्लॉय से बात कर लें, मैंने की हुई है तो मुझे मालूम है कि उनके पास हमेशा रिजर्व में बच्चे होते हैं। कि अगर उनके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आए तो ऐसा नहीं कि उनको बच्चों की कमी पड़ेगी, वो एक साथ मोबिलाइज करके जितने बच्चे चाहिए तो उतने बच्चे एलोकेट कर देते हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो वो कोई उनके लिए बड़ा इशू नहीं है। दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज फॉर देम, कि कोई भी प्रोजेक्ट आ जाता है तो मान लीजिए एक साथ 100-200 बच्चों की जरूरत पड़ती है, तो वो एक साथ मोबिलाइज करके उसको कवर अप कर लेते हैं। वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल ही नहीं होता, उनके पास दिन के तो 50 बंदे होते हैं, वो कहाँ से मोबिलाइज कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी बात है, इसी वजह से इनका क्लाइंट रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग है। कितने क्लाइंट तो इनके सालों सालों से हैं। ये ग्लोबली इनके पास काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने का, जो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। और जो भी ये इन्वेस्टमेंट करते हैं इनके पास R&D उसमें काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, इनोवेशन है इनकी उन सब चीज़ों में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इनका जो प्रोफाइल है वो एक ही फील्ड में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, बहुत से फील्ड्स में, जैसे मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, जिसकी वजह से ये सिंगल किसी एक सेक्टर पर डील, ये इनका पूरा रेवेन्यू डिपेंडेंट नहीं है। मान लो कोई ठीक भी नहीं करता तो दूसरा ठीक कर जाता है, इसके लिए एवरेज आउट होता है। अब सबसे बड़ा इनका डिसएडवांटेज क्या है, तो मैंने पहले ही कहा
सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उनके लिए टैलेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे बड़ा उनके लिए रिसोर्स है। और सबसे बड़ा जो उनके लिए एडवांटेज बनता है वही उसके लिए डिसएडवांटेज बन जाता है कि लोग जब जाते हैं तो ऑब्वियसली ड्यू टू वेरियस रीज़न वो छोड़ के जाते हैं और उसकी वजह से उनका अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन इनके लिए सबसे बड़ा हेडेक होता है हमेशा। आप कभी भी देखिए इनकी किसी न किसी फील्ड में हायरिंग चलती रही है, 24/7 हर महीने चलती है इनकी हायरिंग। तो क्यों हायर हो रहे हो, क्यों जा रहे हो, कोई ना कोई पर्टिकुलर रीज़न है। तो ऑब्वियसली इनके लिए अट्रैक्शन एक बड़ा हेडेक है। डिपेंडिंग ऑन की क्लाइंट्स तो है ही इनके पास कि मान लो एक क्लाइंट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो चला गया, तो वो तो हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो ये इनके पास भी है। कॉम्पिटिटिव प्रेशर तो आप आज के डेट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है उस हिसाब से तो कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब एम्प्लॉयज़ कम होंगे। आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग के ऊपर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। तो जो आपकी मशीन की डीप लर्निंग है वो इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर देता है, क्योंकि जब डीप लर्निंग से आपका जो रिडंडेंट जो आपके काम, मतलब जो दिन दिन पर दिन एक ही सेम रिपीटेटिव काम है उसको टोटली रिप्लेस कर देगा। एट द सेम टाइम ये भी एक एडवांटेज है कि ये जब स्किल जाएगा तो दूसरा स्किल ज़रूर आएगा, ये चीज़ है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सेटबैक होगा, वो चीज़ है। जियो पॉलिटिकल रिस्क तो हमेशा होता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट चेंज हो गई, फॉर एग्जांपल यूएसए में किसी ऐसे बंदे का आ गया, मतलब कि कोई ऐसा बंदा आ गया यूएसए में जिसका आउटलुक इंडिया की तरफ काफ़ी नेगेटिव है। ऑब्वियसली इनका रेवेन्यू पार्ट बहुत बड़ा स्ट्रक होगा, बहुत बड़ा हिट लेंगे ये लोग। लेकिन तभी संभल जाएंगे, लेकिन हिट तो आएगा ही, क्योंकि बेसिकली जितने क्लाइंट्स होते हैं मेजर चंक जो होता है वो यूएसए का ही बैठा है हर जगह। तो इन एटलीस्ट इनमें तो है। और एक दूसरा बड़ी था टेक्नोलॉजी चेंज। फॉर एग्जांपल पहले आप हार्ड ड्राइव में चेंज करते थे, हाई हार्ड ड्राइव का भी क्लाउड पे आ गए। अब पहले हार्ड ड्राइव के बाद आपका वर्चुअल ये आ गया, वर्चुअल शेयरिंग का जो आता था, वर्चुअल हार्ड ड्राइव आ गया। वर्चुअल हार्ड ड्राइव में क्या वो शेयरिंग कर देते थे। उसके बाद आपका आ गया, ये आपका क्लाउड आ गया। क्लाउड बेसिकली आपको 24/7 मिल जाता है और वो एकदम सस्ते में मिल जाता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है रैपिडली, कहने का मतलब ये। अब फर्दर स्टडीज़ में अगर देखा जाए, मतलब इनका आउटलुक और स्ट्रेटजी, तो ऑलरेडी ये इन्वेस्टेड है एआई में, और आईओटी में भी इन्वेस्टमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में इनका इन्वेस्टमेंट है, क्लाउड इंडस्ट्री में इनका इन्वेस्टमेंट है। और ऑलरेडी जो ये सबसे ज़्यादा डिमांड में इनमें ऑलरेडी है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ बना रहे हैं और उसको उसी के हिसाब से इवॉल्व भी कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजिक इनकी पार्टनरशिप है बहुत से स्टार्टअप्स के साथ, ये हेल्प भी आउट करते हैं। काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, वेल रेपुटेड है मार्केट में। और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर R&D बहुत जल्दी कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास टैलेंट पूल बहुत बड़ा है इसके वजह से। और एक चीज़ मैंने इनके पास पहले ही कहा था, टैलेंट डिप्लॉयमेंट इनके पास बच्चे बेंच पे होते हैं हमेशा। ये अगर इनके पास बड़ा प्रोजेक्ट आता तो इनके लिए कोई, मैं तो मेरे जो अंडरस्टैंडिंग में कि टीसीएस के पास कोई से बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए ये सिंपली अचीव कर लेंगे, आराम से उसको फुलफिल कर लेंगे। इनके लिए बहुत सही है। हाँ, ये अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को कुछ टीसीएस ने स्पॉन्सर नहीं किया, लेकिन मैंने जिनसे बात की है, मैं उसी सेक्टर से आता हूँ, तो मुझे मालूम है कि काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी ये है। और इनका जो है बिजनेस जो सब्सटेंट करने का, अगर कोई क्राइसिस भी आती है तो उसको कैसे टैकल करेंगे, इनके पास रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से वो किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन में आराम से सेल आउट उनकी शिप हो जाएगी और ये ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। तो एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है। इंक्लूडेड मैं ये कहूँगा कि आप अगर किसी भी, अगर आपको रियल में जानना है टीसीएस की पॉलिसीज़ कैसे हैं, तो उनकी एम्प्लॉय ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं जितना मुझे नॉलेज में। उनका ये बहुत से पॉलिसी देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, डेंटल केयर जो अ, ये इसमें मिलता है अपने टीसीएस में मिलता है, दूसरी कंपनी में हार्डली कभी मिलता है। तो एक डेंटल केयर हो गया, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैंने सुनी है। आई एम नॉट वर्क विद टीसीएस, बट आई हैव
सीन दैट कि बंदे यार एक एक साल से 6 6 महीने से बेंच पे बैठे हुए हैं। देन अगेन वो उनका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन हाँ ऑर्गेनाइजेशन को लेके रख रही है, ऐसा नहीं कि बाहर निकाल दे रही। तो इनकी पॉलिसीज एम्प्लॉय फ्रेंडली काफ़ी ज़्यादा है। हाँ इंडिविजुअल का मैं मान सकता हूँ कि किसी का एंड ऑफ डे टीसीएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मैनेजर्स पे बहुत डिपेंड करता है। तो मैं किसी एक बंदे का ये नहीं लूँगा एक्सपीरियंस, मैं ओवरऑल ही बात कर सकता हूँ। किसी एक बंदे का अगर कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा हो तो वो एक अलग कहानी, वो हो सकता है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट एस अगर मैं उसको ओवरऑल प्रोसेस कर रहा हूँ तो बहुत अच्छी कंपनी एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। और ऐसा नहीं कि टाइम टेस्टेड नहीं है। आप 1968 से देख ले तो कम से कम 2 से 3 मार्केट से इतने बड़े अप डाउन्स आए हैं, इतनी ज़्यादा वॉलिटिलिटी है, कभी भी इसको ओवरटेक नहीं किया गया। ये अपने आप को इस मार्केट वॉलिटिलिटी में बचा के रखी। फॉर एग्जांपल आप कुछ आईटी के मैं बाद में नाम बताऊंगा, अगर मैं जब अगर डिस्कस करूंगा तो उन्हें फोर्सफुली मर्डर कर लिया गया कंपनीज के थ्रू। फोर्सफुली उनको टेक ओवर कर लिया, और ये हिस्ट्री में है, आप देखिए पढ़ के आईटीज में कितनी कंपनी उनको फोर्सफुली मर्ज कर लिएगा, टेक ओवर कर लिएगा, और फाउंडर को फाउंडर चाह के भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि एंड ऑफ डे शेयर्स का ही सब है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ आई टी सी आई विल मच प्रेफर। अगर तभी भी आपको लगता है तो अपना एक बार रिसर्च जरूर कर लें, और अगर आपको तभी कुछ डाउट है तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से पूछ लें। और इसका मैंने जो मेरे को लगा है, मैंने इन डेप्थ अपना जो भी इस पर लिखा हुआ है मैंने अपने ये वेबसाइट पे लिख दिया है, आप जाके उसे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो आप डाल सकते हैं, और दैट इज। और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, आई टी सी एस ने मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं किया है। ये मैं अपने मैं इसके मैं कंपनीज के शेयर्स में काफ़ी इंटरेस्टेड होता हूँ, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स के। तो मेरा बैकग्राउंड है वो डिफरेंट बात है, लेकिन हाँ मैं ओवरऑल ये कहूँगा काफ़ी अच्छी कंपनी है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसे लुकआउट कर सकते हो, एक बार अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट या जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर उससे एक बार एडवाइस लेके इस पर इन्वेस्ट करें। दैट इज इट, थैंक यू।